नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम 8th क्लास की इतिहास चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद क्या पार्ट लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 1947 के बाद में जैसे भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो किस तरह से वो खंडित हुआ पड़ा था। लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था और उसके बाद में जो पाकिस्तान हमारे देश में से अलग हुआ था उसकी लगभग 80 लाख शरणार्थी जो हमारे देश में आए थे, उनको किस तरह से हमें अपने में सम्मिलित करना था, उनको रोज़गार देना था, इसके बारे में। और संविधान किस तरह बना, कैसे बना, उसमें किसका अधिकार है, मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम जानेंगे। आइए पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो चलिए देखते हैं। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। कितनी रियासतें थीं? 500 से ज़्यादा थीं, छोटी बड़ी रियासतें। इन सभी को एक राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। इस अध्याय में बहुत सारे ऐतिहासिक चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये एक चित्र है। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948। ठीक है, ये इलाहाबाद में है, वहाँ की भीड़ का दृश्य है। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र एक गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 राष्ट्रपिता की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.4 करोड़। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय देश की आबादी कितनी थी, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। लगभग 35 करोड़ थी, तो आप याद रखिए 34.5 करोड़। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। जब देश आज़ाद हुआ यानी 1947 में भारत की आबादी, और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक है, जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपको पुरानी वाली जो हुई है जनगणना वही आपको याद रखनी है। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी, यानी बहुत सारी समस्याएं थीं। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी, जो कि आज भी रहती है। आजीविका के लिए किसान, आजीविका यानी चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता
तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। अब है नए संविधान की रचना। तो नए संविधान की रचना के बारे में जानते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ठीक है, संविधान सभाएं हुई थी। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की बैठकें कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। ठीक है, सदस्य तो पूरे देश में थे, लेकिन बैठकें जो है वो नई दिल्ली में हुई थी और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, कब लागू हुआ भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को। और बनके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। ठीक है, उस समय इसमें उम्र रखी गई थी 21 साल, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 1989 को। 1989 में उसमें संशोधन करके उम्र जो है 18 साल कर दी गई। तो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो वोट दे सकते हैं, लेकिन मूलतः जो संविधान में 21 साल रखी गई थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ सार्वभौमिक वयस्क का मतलब होता है सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, ये एक चित्र है यहाँ पर। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। कहाँ? अमेरिका और यहाँ पर चर्चा की गई ना कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला, यानी एकदम से नहीं मिला। पहले किसको मिला? वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। ठीक है, तो ये आप याद रखना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए थे जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी।
भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। तो ये मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में लिखकर नेहरू जी ने दिया था। अब वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान यानी टैक्स लगाना, कराधान, रक्षा और विदेश मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। ओके, ये चित्र दिया गया है यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो आगे है, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन